एक सवाल है जो कई बार मन में आता है। क्या हम जो सोचते हैं वो वाकई हमारे अपने विचार हैं या फिर बस इधर उधर से उठाए हुए आइडियाज का एक मिक्सचर है? ये सवाल आज के समय में जहाँ इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और भी जरूरी हो गया है। हम दिन भर में न जाने कितने फैसले लेते हैं, छोटे बड़े। हाँ, हजारों शायद। पर उनमें से कितने वाकई हम सोच समझ कर लेते हैं? शायद बहुत कम। ज्यादातर तो बस आदतें, एहसास, डर या जो पहले से मान रखा है उसी के बेसिस पर होते हैं। बिल्कुल। और इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने के लिए आज हम आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग पर बात करेंगे। इसके लिए हम निकोल प्राइस और साइमन ब्रैडली की किताब क्रिटिकल थिंकिंग और कुछ दूसरे सोर्सेस जैसे टेड एड, विकिपीडिया, इनका सहारा ले रहे हैं। हाँ, मकसद यही है कि कैसे अपनी सोच को और साफ करें और बेहतर फैसले ले पाएं। क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन की कमी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, कमी है तो शायद स्पष्टता की, क्लैरिटी की। क्रिटिकल थिंकिंग हमें उस जानकारी के शोर से ऊपर उठकर सोचने में मदद करती है। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि समझदारी से सोचना है। समझदारी से सोचना मतलब अपनी ही सोच के बारे में सोचना। हाँ, एक तरह से वही, अपनी सोच पर सवाल उठाना। विकिपीडिया कहता है तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण, मतलब ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके निर्णय लेना। ओके, यानी सबूत और तर्क पर जोर देना, अपनी पसंद नापसंद या जो पहले से मान बैठे हैं जिसे बायस कहते हैं उसे साइड में रखना। सही, आंख बंद करके यकीन करने के बजाय सवाल करना। और ये सिर्फ सही गलत तय करना नहीं है। कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि इससे ज्ञान पाने की इच्छा, वो जिज्ञासा जगती है और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। अच्छा, जैसे दिमाग की एक्सरसाइज हो गई एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण तो रोज ही दिखता है, खासकर व्हाट्सएप पर। मान लीजिए मैसेज आया, खाने के बाद ठंडा पानी पियोगे तो कैंसर हो जाएगा। हाँ, आते हैं ऐसे मैसेज। अब जो नॉर्मली सोचता है वो शायद डर के मारे फौरन सबको फॉरवर्ड कर देगा। बिल्कुल, लेकिन जो क्रिटिकली सोचेगा वो रुकेगा। वो सोचेगा, भाई ये बात आई कहाँ से? इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है? किसी डॉक्टर ने कहा है? कोई रिसर्च है? ये रुकना और सोचना ही पहला कदम है। एक बंदा रिएक्ट कर रहा है, दूसरा रिफ्लेक्ट। और सबसे जरूरी बात, जैसा कई सोर्सेज में बताया गया है, ये कोई जादू नहीं है, कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। ये एक स्किल है, एक आदत। हाँ, जिसे सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। निकोल और साइमन ने इसे आसान बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क भी दिया है, सोर। हाँ, सोर। एस यानी स्टॉप, रुको, जल्दबाजी मत करो। ओके। ओ यानी ऑब्जर्व, ध्यान से देखो, बिना किसी नतीजे पर कूदे, बिना जजमेंट के। ए यानी आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछो, क्यों, कैसे, किसने कहा, क्या सबूत है। राइट। और आर यानी रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, सोच समझकर जवाब दो, बस रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। तो रोज की जिंदगी में इसका मतलब हुआ जैसे अखबार की सिर्फ हेडलाइन ना पढ़ना, खबर के अंदर जाना। हाँ, या सोशल मीडिया पर जो दिख गया उसे आंख बंद करके सच ना मान लेना। और बहस करते वक्त सिर्फ अपनी ही ना कहना, बल्कि सामने वाले का तर्क भी समझना। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि अगर ये इतना फायदेमंद है तो हम हमेशा ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्या चीजें हमें रोकती हैं? हमारी सोच में रुकावटें क्या हैं? हाँ, ये अहम सवाल है। यहीं पर शायद वो दिमागी शॉर्टकट्स, जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं, वो पिक्चर में आते हैं। एग्जैक्टली। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, ये हमारी सोच के वो अनदेखे गड्ढे हैं जिनमें हम अक्सर गिर जाते हैं। ये हमारे दिमाग के लिए बने तो थे, शायद सोच को आसान बनाने के लिए। हाँ, ये मेंटल शॉर्टकट्स हैं, लेकिन कई बार ये हमें सही रास्ते से भटका देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हैं। सबसे कॉमन शायद वो है कन्फर्मेशन बायस। हाँ, कन्फर्मेशन बायस। हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय से मिलती जुलती हैं। जैसे अगर हम मानते हैं कि फलां पार्टी अच्छी है तो हम उसी की तारीफ वाली खबरें पढ़ेंगे, और जो उसकी बुराई करे उसे इग्नोर कर देंगे। बिल्कुल। या कोई डाइट प्लान है तो उसी के फायदे ढूंढेंगे। नतीजा, हम अपनी ही सोच के एक बुलबुले में, एक इको चेम्बर में फंस जाते हैं। तो इससे बचें कैसे? एक तरीका है जानबूझकर ऐसे सबूत या विचार ढूंढना जो आपकी राय के खिलाफ हों। खुद से पूछना, क्या मैं गलत हो सकता हूँ? दूसरे लोग क्या कह रहे हैं? मुश्किल है पर जरूरी है। अच्छा, एक और बायस है इमोशनल रीजनिंग, भावनात्मक तर्क। हाँ, ये भी बहुत कॉमन है। जब हम अपनी फीलिंग्स को सच्चाई का सबूत मान लेते हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मतलब जरूर कुछ बुरा होने वाला है। या उसने मेरे मैसेज का सीन करके छोड़ दिया,
पक्का मुझसे नाराज है, जबकि हो सकता है वो बेचारा बिजी हो। एग्जैक्टली यहाँ बचाव का तरीका है अपनी भावनाओं को पहचानना पर उन्हें अपने फैसलों पर हावी ना होने देना, फैक्ट्स और फीलिंग्स में फर्क करना सीखना। जब इमोशंस बहुत तेज हो तो शायद बड़ा फैसला ना लेना ही बेहतर है। फिर एक वो है एंकरिंग बायस। हाँ, एंकरिंग बायस। हम किसी भी जानकारी के पहले टुकड़े पर अटक जाते हैं, जैसे लंगर डाल दिया हो। जैसे दुकान में कोई चीज देखी, सेल्समैन ने कीमत बताई 5,000। अब हमारा दिमाग उसी 5,000 के आसपास घूमेगा, भले इसकी असली कीमत 2,000 भी ना हो। सही, वो पहली इन्फॉर्मेशन दिमाग में बैठ जाती है। इससे बचने के लिए उस पहली जानकारी पर ही सवाल उठाना जरूरी है। क्या ये वाकई सही स्टार्टिंग पॉइंट है? क्या और जानकारी मिल सकती है? और एक वो ग्रुप वाली बात, ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक। हाँ, जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो कई बार हम अपनी असहमति नहीं जताते। सोचते हैं कि माहौल खराब ना हो जाए या कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं। जैसे ऑफिस मीटिंग में बॉस ने कोई आइडिया दिया, सबको ठीक लग रहा है या कम से कम सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आपको उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है पर आप चुप रह गए। और ये ग्रुप थिंक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में गलत फैसलों की वजह बन सकता है। इसका तोड़ यही है कि असहमति को भी सम्मान से रखने की हिम्मत हो और ग्रुप्स को भी अलग अलग आवाजों को सुनना चाहिए। सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना खतरनाक हो सकता है। तो ये कुछ मुख्य रुकावटें हैं हमारी साफ सोच में। पर ऐसा तो नहीं है कि जो क्रिटिकली सोचते हैं उनमें ये बायसेस होते ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा शायद मुमकिन भी नहीं है। हम इंसान हैं, हमारे दिमाग ऐसे ही काम करते हैं। तो फिर कुंजी है इनके बारे में जागरूक होना, इन्हें पहचानना सीखना। जिस पल आप ये समझ जाते हैं कि अरे ये तो मैं कंफर्मेशन बायस कर रहा हूँ या शायद ये मेरी फीलिंग्स बोल रही हैं, फैक्ट्स नहीं, उसी पल आप उसका असर कम कर सकते हैं। मतलब रुकें, पहचानें और फिर सबूतों के आधार पर सोचकर उसे बदलें। एग्जैक्टली, निकोल और साइमन का भी यही कहना है। ठीक है, तो इन दिमागी गड़बड़ों को पहचान लिया, अब इनसे बाहर निकलने का या इनसे बचने का सबसे कारगर टूल क्या है? वो सबसे पावरफुल टूल है सवाल पूछना। सवाल पूछना। हाँ, निकोल प्राइस और साइमन ब्रैडली कहते हैं कि सवाल क्रिटिकल थिंकिंग का दरवाजा है। सवाल हमें रोकते हैं, गहराई में जाने को मजबूर करते हैं और जो हम मानकर चल रहे हैं उन धारणाओं को चैलेंज करते हैं। जैसे वो महान फिलोसोफर सुकरात करते थे, सुक्राटिक क्वेश्चनिंग। बिल्कुल, सुकरात का तरीका ही यही था। वो जवाब नहीं देते थे बल्कि और गहरे सवाल पूछते थे ताकि सामने वाला खुद सच्चाई तक पहुंच सके। ये परत दर परत चीजों को खोलने जैसा है। मान लीजिए कोई कहता है आजकल के युवा बहुत आलसी हैं, तो सुकरात क्या पूछते? वो शायद पूछते, आलसी से आपका क्या मतलब है? क्या वाकई सभी युवा आलसी हैं या कुछ? आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? क्या कोई ऐसा उदाहरण है जो इसके उलट हो? समझ गया, मतलब बात की तह तक जाना। सही, सवाल पूछने का मतलब सिर्फ जानकारी मांगना नहीं है, बल्कि अपनी और दूसरों की समझ को गहरा करना है। कुछ खास तरह के सवाल बहुत काम के होते हैं। जैसे स्पष्टता के लिए सवाल, आप जो कह रहे हैं उसका एक उदाहरण दे सकते हैं? इस शब्द का आपके लिए क्या मतलब है? धारणाओं को चुनौती देने वाले सवाल, हम ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्या ये हमेशा सच होता है? सबूत मांगने वाले सवाल, इस बात का क्या प्रमाण है? हम ये कैसे जानते हैं? अलग नजरिए तलाशने वाले सवाल, क्या इसे देखने का कोई और तरीका है? दूसरे लोग इस बारे में क्या सोचते होंगे? अच्छा। और नतीजों के बारे में सोचने वाले सवाल, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हो सकता है? इसका आगे चलकर क्या असर होगा? यानी सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों, कैसे और क्या हो सकता है, इन सब पर सोचना। और एक बहुत अच्छी टेक्निक है 5 वाइज। 5 बार क्यों पूछना। हाँ, किसी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए। जैसे मान लीजिए सवाल है हमारा प्रोजेक्ट लेट क्यों हुआ? जवाब मिला क्योंकि टेस्टिंग में देर हुई। ओके। अब पूछिए टेस्टिंग में देर क्यों हुई? हाँ। जवाब क्योंकि उसमें बहुत सारे बग्स निकले। हाँ। बग्स ज्यादा क्यों थे? जवाब क्योंकि शुरुआत में कोड ठीक नहीं लिखा गया था। अच्छा। कोड ठीक क्यों नहीं लिखा गया था? जवाब क्योंकि डेवलपर के पास टाइम कम था। ओके। टाइम कम क्यों था? जवाब क्योंकि प्रोजेक्ट की प्लानिंग ठीक से नहीं हुई थी। अरे वाह, मतलब ऊपर ऊपर के कारण से हटकर असली जड़ तक पहुंच गए। एग्जैक्टली। ये किसी जासूस की तरह तहकीकात करना हुआ। तो सवाल पूछना हमारी सोच को सही दिशा देता है और सही दिशा हमें बेहतर फैसलों तक ले जाती है ना? बिल्कुल। क्रिटिकल थिंकिंग का असली टेस्ट तो हमारे फैसलों में ही होता है। सवाल पूछना, बायसेस को पहचानना, ये सब एक तरह से बेहतर फैसले लेने की तैयारी ही है। इन्फॉर्मेशन का शोर इनको अलग करके साफ नजर से देखने में मदद करती है। एक सिंपल प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है। क्या है वो प्रोसेस? पहला, समस्या को सही ढंग से पहचाने।
कई बार हम लक्षणों को ही प्रॉब्लम समझ लेते हैं, जड़ को नहीं। जैसे लगता है कि टाइम कम है, पर असली प्रॉब्लम शायद काम को प्राथमिकता न दे पाना हो। ये जरूरी है। दूसरा, तथ्य और जानकारी जुटाएं। सुनी सुनाई बातों या अपनी फीलिंग्स पर नहीं, सबूतों पर ध्यान दें। अलग अलग सोर्स से जानकारी लें। तीसरा, विकल्पों का विश्लेषण करें। जितने भी रास्ते हैं, सबके फायदे नुकसान देखें। बेस्ट केस, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, लंबे समय में किसका असर अच्छा होगा। चौथा, निर्णय लें और एक्शन लें। हाँ, एनालिसिस जरूरी है, पर उसमें फंसना नहीं है। एक फैसला लें और उस पर काम करें। और पांचवा, चिंतन करें। फैसला लेने के बाद सोचें, क्या सही रहा, क्या सीखा, अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। टेडेड का 5 स्टेप प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही है। सवाल तय करो, जानकारी जुटाओ, उसे परखो, मतलब धारणाएं क्या हैं, तर्क कैसा है, फिर नतीजों पर सोचो और दूसरे नजरिए देखो। हाँ, ये सब तरीके हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में सोचने में मदद करते हैं। और ये याद रखना भी जरूरी है कि हर फैसला एकदम परफेक्ट या रिस्क फ्री नहीं होता, खासकर जब भविष्य अनिश्चित हो, जैसे शेयर बाजार में पैसा लगाना। तो क्रिटिकल थिंकिंग हमें अनिश्चितता को स्वीकार करना भी सिखाती है। बिल्कुल, ये हमें झूठी निश्चितता के भ्रम से बचाती है। और हाँ, फैसला लेते वक्त अपनी बायसेस पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। जैसे कहीं हम किसी दोस्त के बिजनेस आइडिया को सिर्फ इसलिए तो अच्छा नहीं करे क्योंकि वो दोस्त है, हेलो इफेक्ट। एग्जैक्टली, या कंफर्मेशन बायस, इन पर ध्यान देना फैसले लेते वक्त बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो आज के टाइम में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो गलत सूचना का युग कहा जाता है, एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, इसमें कैसे सोचा जाए जब हर तरफ से जानकारी आ रही है, सही गलत आधी अधूरी सब मिक्स। उफ, ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ कोई एकेडमिक चीज नहीं रह जाती, ये रोज की जरूरत बन जाती है। हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूमर नहीं बनना, बल्कि इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर बनना है। ये गलत जानकारी इतनी तेजी से फैलती क्यों है? कुछ वजह तो हमने पहले भी छुई, जैसे इमोशनल अपील, गुस्सा, डर जगाने वाली खबरें ज्यादा शेयर होती हैं। हाँ, और इको चेम्बर भी। हम उन्हीं लोगों या सोर्स से घिरे रहते हैं जो हमारी ही जैसी बातें करते हैं, तो अलग नजरिया मिलता ही नहीं। और फैक्ट चेकिंग की कमी। लोग अक्सर बस हेडलाइन पढ़ लेते हैं या किसी भरोसेमंद लगने वाले सोर्स, जैसे कोई दोस्त या रिश्तेदार, से आई बात पर यकीन कर लेते हैं बिना खुद चेक किए। बिल्कुल। इससे निपटने के लिए एक यूजफुल टूल है क्रैप टेस्ट। क्रैप? ये क्या है? ये एक एक्रोनिम है जानकारी की विश्वसनीयता जांचने के लिए। सी मतलब करेंसी, जानकारी कितनी ताजा है, कहीं पुरानी तो नहीं हो गई। ओके। आर मतलब रेलेवेंस, क्या ये जानकारी मेरे मतलब की है, मेरे सवाल से जुड़ी है। पहला ए है अथॉरिटी, इसे किसने लिखा है या बनाया है, क्या लिखने वाले के पास इस विषय की एक्सपर्टाइज है, सोर्स कितना भरोसेमंद है। दूसरा ए? एक्यूरेसी, जानकारी कितनी सही है, क्या सबूत दिए गए हैं, क्या इसे कहीं और से कंफर्म किया जा सकता है। और पी मतलब पर्पस, इस जानकारी को बनाया क्यों गया है, मकसद क्या है, सिर्फ जानकारी देना, मनोरंजन करना, कुछ बेचना या किसी खास एजेंडे को आगे बढ़ाना। अरे वाह, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल टूल है। CRAP। हाँ, ये डिजिटल दुनिया में एक तरह का फिल्टर बन सकता है। कोविड के टाइम हमने देखा ना, कैसे 5G से वायरस फैलने या लहसुन नींबू से इलाज जैसी गलत बातें फैली। CRAP टेस्ट हमें ऐसी चीजों को पहचानने में मदद करता है। अच्छा, और अगर कोई पहले से ही किसी गलत जानकारी पर यकीन बैठ चुका हो तो उससे कैसे बात करें? क्योंकि सीधे सीधे टोकने या गलत कहने से तो वो शायद मानेगा नहीं। बिल्कुल नहीं, बहस करने या उन्हें गलत साबित करने से वो और डिफेंसिव हो सकते हैं। बेहतर तरीका है सवाल पूछना, उनकी जिज्ञासा जगाना। कैसे सवाल? जैसे, अच्छा ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग क्यों लगी, इसके बारे में और कहाँ पढ़ा जा सकता है, अगर मान लो ये सच ना हो तो क्या हो सकता है। इस तरह के सवाल टकराव से बचाते हैं और उन्हें खुद सोचने का मौका देते हैं। समझ गया। तो हमने ये समझा कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, इसकी राह में रुकावटें क्या हैं, सवाल पूछना और फैसला लेना कितना जरूरी है, और गलत जानकारी से कैसे बचना है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे अपनी आदत कैसे बनाएं, प्रैक्टिस कैसे करें? हाँ, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार चलने वाला अभ्यास है। जैसे मसल्स बनाने के लिए रोज जिम जाना पड़ता है ना, वैसे ही दिमाग की वर्जिश है ये। तो रोज की कसरत क्या हो सकती है?
एक तो है वैज्ञानिक सोच अपनाना, मतलब अपनी भावनाओं से ज्यादा सबूतों पर ध्यान देना, अपनी धारणाओं को एक हाइपोथेसिस की तरह देखना और उन्हें टेस्ट करने के लिए सबूत ढूंढना। और दूसरा, संरचित सोच की प्रैक्टिस करना। कोई बड़ी या उलझी हुई प्रॉब्लम है तो उसे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। इसके लिए माइंड मैप बनाना, फ्लो चार्ट बनाना या वो 5 वाइज टेक्निक यूज करना काफी हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, और क्या वो क्रिएटिव थिंकिंग वाली बात भी इसमें आती है? बिल्कुल, रचनात्मक और पार्श्व सोच, क्रिएटिव एंड लैटरल थिंकिंग भी जरूरी है। कभी-कभी समाधान सीधे रास्ते पर नहीं मिलता, लीक से हटकर सोचना पड़ता है। जैसे वो पजल थी ना, मोमबत्ती को दीवार पर लगाना था और लोगों को सिर्फ मोमबत्ती, माचिस और पिन्स दी गई थी। हाँ, और हल था माचिस की डिब्बी को खाली करके दीवार पर पिन से लगाना और उसे स्टैंड की तरह इस्तेमाल करना। ज्यादातर लोग डिब्बी को सिर्फ माचिस रखने की चीज समझ रहे थे। इसे कहते हैं फंक्शनल फिक्स्डनेस से बाहर निकलना। तो उसके लिए क्या करें? आप साधारण चीजों के नए-नए इस्तेमाल सोच सकते हैं या जानबूझकर कुछ अजीब अटपटे आइडियाज पर विचार कर सकते हैं। और कुछ रोज की आदतें हैं जो बहुत काम आ सकती हैं। जैसे कि जर्नलिंग या डायरी लिखना, अपने विचारों, अपनी कंफ्यूजन, जो सीखा उसे लिखना। लिखने से सोच साफ होती है। ये अच्छा आइडिया है। दूसरा, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोज रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी बस 5-10 मिनट ये सोचना कि आज मैंने क्या बिना सोचे समझे मान लिया, कहाँ मैं बेहतर सोच सकती थी। और एक बहुत जरूरी आदत, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। जब कोई बात गुस्सा दिलाए या परेशान करे तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बस 5 सेकंड रुकना, एक गहरी सांस लेना। इस छोटे से पॉज में आप अपनी भावनाओं को समझकर ज्यादा समझदारी से जवाब दे सकते हैं। वो 5 सेकंड रूल? हाँ, और अपनी मान्यताओं को लगातार चुनौती देना। जो बातें हम बचपन से मानते आ रहे हैं, क्या वो आज भी सही हैं? क्या उनके पक्ष में वाकई सबूत है? और अलग-अलग नजरिए वाले लोगों को सुनना, पढ़ना। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है अपने दिमाग को ट्रेन करने की। एग्जैक्टली, और इसके फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहला और सीधा फायदा तो है बेहतर फैसले लेना और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप सोच समझकर फैसले लेते हैं तो जाहिर है उनके सही निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। और शायद दूसरों से बात करने का तरीका भी सुधरता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ बिल्कुल, जब आप किसी मुद्दे को गहराई से समझते हैं तो आप उसे दूसरों को ज्यादा साफ और लॉजिकली समझा पाते हैं। आपकी बात में वजन आता है। और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, आपने पहले भी कहा था। हाँ, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं, अलग अलग एंगल से सोचते हैं तो नए आइडियाज आते हैं। आप लीक से हटकर सोच पाते हैं। पर्सनल लेवल पर भी फायदे होंगे? बहुत। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आपको अपनी सोचने की क्षमता पर भरोसा होता है तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आत्म जागरूकता आती है। आप समझने लगते हैं कि आप सोचते कैसे हैं, आपके बायसेस क्या हैं। और आज के ज़माने में जहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, वहाँ ये स्किल हमें भटकने से, मैनिपुलेट होने से बचाती है। सही कहा। ये हमें एक ज्यादा जागरूक, ज्यादा सक्षम इंसान बनाती है, जो समाज और लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। तो कुल मिलाकर क्रिटिकल थिंकिंग कोई बहुत रहस्यमयी चीज़ नहीं है, बल्कि एक सीखा जा सकने वाला बहुत ज़रूरी मानसिक अनुशासन है। ये रुकने, सवाल पूछने, सबूत ढूंढने, अपने बायसेस को पहचानने और एक सिस्टमैटिक तरीके से सोचने का नाम है। बिल्कुल, ये हमें लॉजिक, इमोशन, इंट्यूशन और हमारी वैल्यूज के बीच एक बैलेंस बनाने में मदद करती है। और आखिर में ये हमें अपनी सोच और अपने फैसलों का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ताकत देती है। कंफ्यूजन के जगह क्लैरिटी और जल्दबाजी या पछतावे की जगह सोच समझ कर लिए गए कदम। हाँ, तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगली बार जब आपके सामने कोई जरूरी जानकारी आए या कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? क्या ये सच है, या फिर मैं इसे सच क्यों मानना चाहती हूँ? ये सोचने वाली बात है। इस छोटे से सवाल में ही शायद क्रिटिकल थिंकिंग का पूरा सार छिपा है।